337 के टारगेट के लिए एक बाय कॉल और ये फिलहाल आपके लिए एक मौका पूनावाला फिनकॉर्प में तेजी की पोजीशंस लेने की। ये आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड। यहाँ पर नतीजे अच्छे थे और उसके बाद स्टॉक में हमने देखा काफ़ी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट किया दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ये एक एक ट्रेड हमारे जानकारों की तरफ से साफ आया है, उस पर हमारी नजरें हैं, लेकिन साथ ही हमारी नजरें तो इस बात पर भी है कि बजट में दरअसल इस साल क्या सरकार की तरफ से आ सकता है। और हर रोज इसी समय हम कॉर्पोरेट इंडिया की विश लिस्ट सामने रख रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि वो लार्जली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनियन बजट से। एक हफ्ते में दरअसल बजट पेश होने वाला है। हमारे साथ आज टेक्सटाइल सेक्टर की उम्मीदों पर और रोशनी डालने के लिए रेमंड के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल जुड़ गए। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्लियरली एक बड़ा इकोनॉमिक इवेंट और अब पॉलिसी वाइज बड़े एक्शंस का ऐलान या फिर इंडिकेशन आ जाता है। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां पर लगातार हर साल हम सुनते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सरकार बड़ी रिलीफ देगी, सौगात देगी, और उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने वो टेक्सटाइल पीएलआई अनाउंस डेफिनेटली की। लेकिन क्या एडिशनल आपको लग रहा है उम्मीद इंडस्ट्री की है एट दिस पॉइंट इन टाइम? थैंक यू मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। दो चीजें बताना चाहूंगा टेक्सटाइल सेक्टर में। एक तो क्या होता है इंडिया में अभी जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है, डिस्पोजेबल इनकम जो लोगों के हाथ में है, जो कंज्यूमर के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है, उसको अगर हम बढ़ाते हैं किसी भी तरीके से कि उसके हाथ में पैसा रहे, क्योंकि फूड का इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होने के कारण उसकी जो सेविंग्स है, उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो फूड पे खर्च हो जाती है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो टेक्सटाइल अपैरल है उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको उस कंज्यूमर के हाथ में थोड़ा पैसा ज्यादा करवा पाए जिससे कि वो स्पेंड कर सके, क्योंकि रिटेल एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है जिससे कि हम ग्रो कर सकते हैं एज अ नेशन। सेकंड, एक और पॉइंट खास है कि जहां तक टेक्सटाइल का सवाल है, चाइना प्लस वन के कारण एक बहुत बड़ी एडवांटेजियस पोजीशन पे इंडिया बैठा है और इंडिया को इस एडवांटेजियस पोजीशन के लिए अपने मार्केट को कैप्चर करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो दो चीज का हमारा डिसएडवांटेज चल रहा है इस समय अपने देश में। एक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज के पास है, जिसके कारण हम थोड़े से कॉस्ट अनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, और दूसरे सर्टेन लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत है जो कि करने से हम आगे काफी प्रोग्रेस कर सकते हैं। थर्ड थिंग है कि जो हमारे कुछ एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स थे वो कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो गए हैं, जो कि हर्ट करते हैं हमारी एक्सपोर्ट प्राइसिंग के लिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमको कंट्री को ग्रो करने के लिए और जीडीपी को एक्सपैंड करने के लिए। ओके, तो क्लियरली अगर रिटेल के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, उसका फायदा फिर आपके सेक्टर को जरूर मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटीज की अगर बात करें, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स का अनाउंसमेंट हुआ था। अब की बारी हम ये सुन जरूर रहे हैं कि शायद हायर एलोकेशन आएगा। क्या वो आपको इंसेंटिव देता है फिर उन टेक्सटाइल पार्क्स में आप अपनी फैसिलिटीज की कैपेसिटी बढ़ाएं या फिर कैपेसिटी खड़ी करें? जी बिल्कुल, हमने एक्सपोर्ट के लिए बहुत खुद ही कोशिश करी है कि हम एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन करें, क्योंकि जब ग्लोबली इतनी बड़ी डिमांड है और इंडिया को इतनी बड़ी डिमांड की अपॉर्चुनिटी मिली है तो हर आदमी कोशिश करता है। इवन जो पीएलआई स्कीम है उसमें भी फुल क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें पीएलआई स्कीम जो लॉन्च करी है सरकार ने उसमें थोड़ी क्लैरिटी हो, क्योंकि सर्टेन इन्वेस्टमेंट के साथ मैन पावर का रेशियो जो रखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है कि हम उसको ट्वीक करके आगे आगे बढ़ाएं, जिससे हम काफी अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में। साथ ही पीएलआई स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं और क्या आपको लग रहा है इस स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश भी सरकार कर सकती है या फिर उसकी जरूरत है? बिल्कुल, जरूरत तो बिल्कुल है और हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट भी देखेगी। और मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगा, जो हम रियल एस्टेट सेक्टर में भी प्रेजेंट हैं, जी हाँ। कि रियल एस्टेट में भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रोथ के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होता है तो आगे कंज्यूमर के हाथ में पैसा आता है।
तो रियल एस्टेट में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टील और सीमेंट का दाम अगर आप देखें पिछले 3 साल में करीब करीब 25-30% बढ़ गया। और दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी 2.25% रेट का इंक्रीज देखने को मिली। और जो होम बायर्स है जनरली वो ईएमआई पे खरीदते हैं, तो अगर आप देखें तो ईएमआई की जो कॉस्ट है, ईएमआई का पर मंथ का आउटगो है, वो करीब करीब 25 से 30% लोगों के लिए ज्यादा हो गया। तो अभी तो रियल एस्टेट की डिमांड ठीक है, बट आगे वाले समय में ये शायद एक क्वेश्चनेबल होगा कि रियल एस्टेट की डिमांड अगर कम हो जाती है बिकॉज लोगों की ईएमआई 25 से 30% बढ़ गई, तो चैलेंज देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे देश में अभी या ग्लोबली हम के कर्व की रिकवरी देख रहे हैं, तो जो कॉमन मैन है उसके हाथ में वंस अगेन जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो बढ़नी चाहिए, जिससे कि वो ईएमआई। सेकेंड थिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर बात करें तो बंबई जैसे शहर में या एमएमआर रीजन में अभी 45 लाख रुपए का तो अफोर्डेबल हाउस मिलना कोई पॉसिबल ही नहीं है। जी। तो वो लिमिट भी सरकार को देखना चाहिए कि एमएमआर रीजन में या ऐसे जो रीजन्स हैं उसमें 45 लाख की लिमिट को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये इनफैक्ट एक बड़ा आस्क रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर से भी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही पहलुओं पर राय देने के लिए, रियल एस्टेट और साथ ही साथ टेक्सटाइल। लेकिन की यही है फोकस इंडस्ट्री का कि देखिए जितना पैसा आम जनता के हाथ में आए उतना दरअसल वो कंजम्पशन को फ्यूल करेगा, चाहे वो रियल एस्टेट का कंजम्पशन हो या फिर टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का कंजम्पशन हो। लेंगे इसी मोड पर अच्छा असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इस समय इंडस स्टार्स की ओर से जुड़ी हुई खबर आती हुई बोर्ड बैठक है और 3 बजे दरअसल इस बोर्ड बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा के विषय होंगे रेडार पर। असीम क्या सुन रहे हैं आप? ये वोडाफोन से जुड़ा हुआ मामला है।